हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस के ऊपर कि टीडीएस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम टीडीएस के बारे में जानेंगे कि टीडीएस क्या होता है, कौन इसको लायबल होता है डिडक्ट करने के लिए, किसका टीडीएस डिडक्ट होता है, कौन डिडक्ट करता है, किस किस चीज़ों पे डिडक्ट होता है और उनके सेक्शंस। थोड़े से इसके बारे में आज हम ओवरव्यू जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे इसके बारे में जानने के लिए शुरू से एंड तक बने रहना इस वीडियो के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। टीडीएस क्या होता है। टीडीएस की हमारी फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो टीडीएस है वो एक पार्ट है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स टीडीएस का पार्ट नहीं है, लेकिन टीडीएस इनकम टैक्स का एक छोटा सा पार्ट है। अब टीडीएस किस पे लगता है? इनकम पे। कौन सी इनकम? जो हमारी सर्विसेज पे होती है। जब हम सर्विसेज परचेज करते हैं, जब भी हम सर्विसेज परचेज करते हैं उस पे जो हमारी इनकम आती है उस पे हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टीडीएस जो है वो कौन डिडक्ट करता है, कौन उसके लिए लायबल है और किसका टीडीएस डिडक्ट होता है। टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? अब टीडीएस में इसमें ये नहीं होता कि जिसकी इनकम हो रही है वो ही टीडीएस डिडक्ट करेगा, ये चीज़ नहीं होती। तो टीडीएस में दो टाइप से होता है, एक डिडक्टर होता है और एक डिडक्टी होता है। डिडक्टर कौन होता है? हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स। और डिडक्टी क्या होता है? whom टैक्स was डिडक्टेड। डिडक्टर कौन होता है? जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, मतलब जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। और डिडक्टी कौन होता है? जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। ठीक है। तो डिडक्टर कौन हुआ? जो टैक्स को डिडक्ट करने के लिए लायबल है। और डिडक्टी कौन हुआ? जो टैक्स डिडक्ट कर रहा है। टीडीएस जो होता है, जो भी इनकम कर रहा है वो डिडक्ट नहीं करता। टीडीएस हमेशा सामने वाली पार्टी डिडक्ट करती है जिसको पेमेंट करनी है। जो एक एग्जांपल के उस पर मैं समझाती हूँ जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जिसको भी क्लियर नहीं हुआ है। एक ए पार्टी है और दूसरी बी पार्टी है। ठीक है। जो ए पार्टी है उसने रेंट की सर्विसेज बी को दी है, या आप ये कह लीजिए बी ने रेंट की सर्विसेज ए से ली है। तो एक तरीके से रेंट एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए कौन हुआ? सेलर। और बी कौन हुआ? बायर। ठीक है। तो जो रेंट की इसने सर्विसेज दी है, ए ने 1 लाख रुपीज़ की रेंट की सर्विसेज बी को दी है। तो इसमें सपोज करो हमने गवर्नमेंट को 20%, ये एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, वैसे सबका अलग अलग होता है, मैं एक रेशियो लेके चल रही हूँ कि 20% हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। तो जो इसमें 20% कितना हुआ हमारा? 20,000। तो कितना हुआ? 80,000। ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारा टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो जो ये टीडीएस का अमाउंट हमारा 20,000 आया है, ये हमारा जाएगा गवर्नमेंट के पास। अब ये कौन पे करेगा? अब बायर है, मैंने क्या बोला था, सामने वाली पार्टी टैक्स डिडक्ट करती है जिसका होना है। ए पार्टी का टैक्स डिडक्ट होना था, तो बी ने उसका टैक्स डिडक्ट किया है 20%, जो कि 20,000 आया है। तो जो 20,000 का अमाउंट है ना, ये सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा। किसके थ्रू? बायर के थ्रू। तो जिसकी इनकम हो रही है, सामने वाली पार्टी जो जिसने रेंट लिया है इसमें, या फिर जो भी सर्विसेज परचेज करती है, उसकी लायबिलिटी होती है टैक्स देने की। तो एक तरीके से ये हमारा हुआ डिडक्टर, हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स। और ये हुआ डिडक्टी, वो टैक्स वॉज डिडक्टेड, जिसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है और जो लायबल है टैक्स डिडक्ट करने के लिए। तो इस केस में जो बी ए को रेंट देगा वो कितनी पेमेंट देगा? 80,000 पेमेंट देगा। और जो 20,000 है वो सीधा गवर्नमेंट को जाएगा। जो ए की इनकम है वो मिलेगी, बट ये टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दे सकता है,
ये जो गवर्नमेंट को इसका टैक्स है वो गवर्नमेंट को ये नहीं देगा, ये है लायबल देने के लिए। ठीक है, आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ आई होगी कंसेप्ट जो मैं ये डिडक्टर और डिडक्टिव का समझाना चाह रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है जो ये डिडक्टर है और डिडक्टिव। एक सिंपल केस में मैं बता रही हूँ, मैंने प्रॉपर इसका बता दिया कि कौन होते हैं, ये टीडीएस के दो होते हैं, ये कौन होते हैं वो मैंने बता दिया। अब एक सिंपल उसमें कि इनकी क्या क्या लायबिलिटी होती है मैं वो बताती हूँ। जो डिडक्टर है कौन था, ये लायबल टू डिडक्ट टैक्स और वूम टैक्स वॉज डिडक्टेड। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसमें जो डिडक्टर है वो टीडीएस एक डिडक्टर भी है। ये क्या करेगा, टीडीएस डिडक्शंस करेगा, ये कि टीडीएस में क्या क्या डिडक्शन हो रही है। जब ये डिडक्ट करेगा तो टीडीएस की डिपॉजिट कराने की भी इसी की ही लायबिलिटी होगी, टीडीएस की डिपॉजिट भी यही करवाएगा। फिर टीडीएस रिटर्न भी, मतलब टीडीएस से रिलेटेड सारी इसकी जो जो इसकी लायबिलिटीज़ होंगी, जो जो इसको करवाना है। फिर क्या आएगा, टीडीएस का सर्टिफिकेट। ठीक है, और इसका सबसे मेन क्या चीज़ है, सिर्फ इसकी क्या चीज़ है, इसको मैंडेटरी है इसका पैन कार्ड होना। इट इज़ मैंडेटरी टू फर्निश अ पैन फॉर डिडक्शन। जो जिसका हम टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं उसका पैन कार्ड होना कंपल्सरी होता है। अदरवाइज अगर पैन इसका नहीं है, इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल, तो हमारा रेट क्या होगा, तो हमारा रेट क्या होगा, रेट ऑफ डिडक्शन, जो भी डिडक्शन का परसेंटेज में आता है वो मैं आगे की वीडियोस में डिस्कस करूँगी कि क्या क्या होता है। जब एक्सप्लेनेशन में मैं हर एक सर्विसेज का एक्सप्लेन करूँगी तो उसमें मैं बताती जाऊँगी। तो रेट ऑफ डिडक्शन जो होगी या फिर 20%, इन दोनों में से जो हाइयर होगा, जो भी इन दोनों में से हाइयर होगा, मैं आपको ये पीछे लिख के बता देती हूँ जैसे कि आपको सही से समझ आता है। इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल, तो जो रेट है इसका वो होगा रेट ऑफ डिडक्शन, जो रेट होना चाहिए डिडक्शन का वो, या फिर 20%, इन दोनों में से विच एवर इज़ हायर। जौन सा भी इसका हायर होगा वही हमारा टीडीएस होगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। पैन डिडक्टी का पैन कार्ड होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो रेट ऑफ डिडक्शन या 20%, जो इन दोनों में से जो भी हमारा अमाउंट होगा उसका सबसे ज़्यादा अमाउंट जो भी होगा वो ही हमारा माना जाएगा टीडीएस। ठीक है, अब बात आती है हमारी कि डिडक्टर के पास क्या क्या। अब डिडक्टी के पास तो पेन होना चाहिए, डिडक्टर के पास क्या होना चाहिए, अब उसकी बात आती है। और उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, एक बार जीएसटी की क्लासिफिकेशन मैंने बताई थी आपको पुरानी वीडियोस में। आज हम बात करते हैं कि 10 की। अब डिडक्टर के पास 10 होना चाहिए, डिडक्टी के पास पेन होना चाहिए। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशंस क्या होती है मैं वो बताती हूँ। अब उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। एक तरफ है हमारा डिडक्टर, एक तरफ है हमारा डिडक्टी। डिडक्टर के पास 10 नंबर होना चाहिए और डिडक्टी के पास पेन नंबर। 10 की फुल फॉर्म क्या होती है, टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्टर अकाउंट सर्विस, अकाउंट नंबर। ठीक है, या फिर हम इसको टैक्स असेसमेंट नंबर भी बोलते हैं। ठीक, इसके पास क्या होना चाहिए, पेन की फुल फॉर्म क्या होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन होती है 4, 5, 1। 4 अल्फ़ा होते हैं, 5 उसके बाद न्यूमेरिक होते हैं और ये भी कोई भी एक अल्फ़ा हो जाता है। इस 4 की भी क्लासिफिकेशन होती है 3 और 1। 3 होता है हमारा स्टेट कोड,
वन वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। वन का मैं स्टार बना के बता देती हूँ। वन जो होता है फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ लास्ट नेम, या फिर फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ फर्स्ट नेम। जो ये हमारा इसमें वन है वो फर्स्ट लास्ट नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा या फर्स्ट नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, तो 3 का पता चल गया, 1 का पता चल गया। 5 न्यूमेरिक हो सकते हैं और लास्ट का 1 जो होता है वो अल्फ़ा होता है। उसके बाद आती है पेन नंबर की बारी। पेन नंबर की जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है 5 4 1। इसमें 4 5 1, इसमें 5 4 1। इस 5 की क्या क्लासिफिकेशन होती है? 3 1 1। ठीक है, इसमें से 3 होते हैं डिपार्टमेंट का कोड, 1 हमारा होता है स्टेटस। स्टेटस कैसे? और ये वाला जो 1 होता है वो यही वाला होता है। इसका 1 और इसका 1 दोनों सेम होता है। इसका 1 और इसका 1 हमारा सेम होता है। स्टेटस का मैं बता देती हूँ, स्टेटस का कैसे होता है। स्टेटस हमारी ये होते हैं कि हम इंडिविजुअल है या फिर कंपनी है हमारी या HUF, उससे हमें पता चलता है कि हमारी कोई कंपनी है या फिर हम इंडिविजुअल है। अगर आपका P होगा तो इट मीन्स आप इंडिविजुअल है, एक सिंगल पर्सन। अगर C है उसमें मतलब आपकी कंपनी है। H है तो मतलब HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। F लिखा हुआ है तो मतलब हमारी पार्टनरशिप फर्म है। और अगर A लिखा है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पर्सन। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्या बात हुई कि TDS में कौन लायबल होता है टैक्स डिडक्ट करने के लिए और कौन किसका टैक्स डिडक्ट होता है, विद एग्जांपल समझाए। और पैन नंबर इम्पॉर्टेंट है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी TDS का रेट क्या होता है, और TDS के जो रेट लगते हैं उसमें एक न्यू कंसेप्ट आएगा जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में भी इसके साथ बने रहना। टैक्स से रिलेटेड, TDS से रिलेटेड आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।